प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बीए पार्ट थर्ड में क्रांति संबंधी विचार पढ़ते हैं और ये है अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार। तो पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में क्रांति संबंधी विचार की बात करता है। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद वे एक परिपक्व बुद्धिमत्ता के आधार पर इसे प्रस्तुत करता है। सेमाइन कहते हैं कि इस विषय से संबंधित पॉलिटिक्स के पृष्ठ उसकी राजनीतिक सूझबूझ और यूनानी नगर राज्यों के शासन का अधिकारपूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं। अब क्रांति क्या है? अरस्तू के द्वारा क्रांति का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति से नहीं लीजिए। उसके अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। जैसे पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र हो जाए। दूसरा, अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, वरन उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। तीसरा, यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह इस क्रांति का एक रूप है। जैसे एक देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन हुए, जैसे कोई राजा के बाद उसका लड़का बना, तो ये उसे हुई क्रांति मानता है। अब क्रांति के कारण, क्रांति के वह 3 कारण बताता है। एक है सामान्य, दूसरा है विशेष, तीसरा है विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित। नंबर 1, सामान्य। पहला है असामान्यता। क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असामान्यता का अंतर्गत समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। समानता के 2 रूप होते हैं, पूर्ण और दूसरा आनुपातिक। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और ये महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। अरस्तू के अनुसार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बन सकते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यही ये मनोदशा है जिसमें क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। फिर है नेक्स्ट, अन्याय। क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उससे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय होता है और यह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। अब विशेष कारण। नंबर 1, शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगते हैं तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। दूसरा, सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है तो बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। नेक्स्ट, किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। इसलिए एथेंस और आगोस के नगर राज्यों में चलन था कि शक्तिशाली बनने वाले व्यक्ति को राज्य से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है घृणा। घृणा क्रांति को जन्म देती है। उदाहरणार्थ, धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। नेक्स्ट, भय। भय 2 प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। उदाहरणार्थ, रोड्स टापू के राज्य में जनता वहां के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की धमकियां दे रही थी, जिनसे बचने के लिए उन्होंने जन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट, प्रमाद। प्रमाद भी क्रांति का कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासन के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं। नेक्स्ट, विदेशी या विजातीय तत्व। विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का बड़ा कारण होते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण ना हुआ हो
तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्षुद्र घटनाएं। कभी कभी क्षुद्र घटनाओं के गंभीर परिणाम के रूप में भी क्रांति घटित होती है। जैसे सराइक्यूज के 2 कुलीन युवकों के प्रणय संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को 2 वर्गों में बांट दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। क्रांति के कारण परस्पर विरोधी वर्ग, धनी एवं निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे से सब प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता, किंतु जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो संघर्ष होता है। विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर होता है। ये वाग्वीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। अनेक बार ये वाग्वीर नेता अपने जोशीले भाषण के आधार पर खुद ही शासन हथियार लेते हैं। धनिक तंत्रों में क्रांति 2 विशेष कारणों से होती है। प्रथम, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार और दूसरे, शासक वर्ग में फूट तथा दलबंदी। कुलीन तंत्र में होती है प्रथम अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना। दूसरा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा संतोष। तीसरा, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली अपने को समझना है। राजतंत्र या आततायी तंत्र में नंबर 1, शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार या किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान। अब क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। नंबर 1 है, अब इसमें भी अरस्तु कहते हैं, अरस्तु मैक्सी ने लिखा है कि अरस्तु ने अपने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उसके उपाय भी बताए। तो क्रांति के प्रतिकार के लिए 2 प्रकार के उपाय हैं, एक है सामान्य, दूसरा है विशेष। सामान्य क्या है? शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध। तो क्रांति के प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाय यह है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। क्रांति के प्रतिकार का ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में भावना उत्पन्न करना है कि शासक आपके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है। सभी व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और अच्छा वातावरण होना चाहिए। दूसरा है नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। क्रांति के द्वारा नागरिकों को संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हों। शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावना का संचार होगा। अरस्तु के अनुसार सभी बातें जो मैंने संविधान को स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में कही हैं, उन सब में जो चीज़ संविधान की स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण है वह है शासन प्रणाली के अनुकूल शिक्षा। नेक्स्ट है कानून का पालन। राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा हो। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजा को कठोर दंड देना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। राजकीय सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है, अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य के सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उसका उचित अंश दिया जाना चाहिए। मतलब राज्य के अधिकारियों का कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को बारी बारी से सरकारी पदों पर कार्य करने का अवसर होना चाहिए। सम्मान, पदों और पुरस्कारों का अधिक से अधिक वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि पद और सम्मान की असमानताएं विद्रोह को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है, इसलिए शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए। पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेह रहित होना चाहिए। सर्वसाधारण को जो बात राज्य व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है वह है सार्वजनिक धन का गबन और अपव्यय। नेक्स्ट है विभिन्न वर्गों में संतुलन। संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है, इसलिए शासन का कार्य 2 विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के पास धनवानों को तथा धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त करना चाहिए।
जिससे राज्य में संतुलन स्थापित हो। एक उपाय यह है कि प्रजातंत्र में धनिकों का धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार तथा सम्मान सुरक्षित होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार सशक्त मध्यम वर्ग क्रांतियों को रोकने का एक साधन होता है। नेक्स्ट है विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं। विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वे प्रभावशाली होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन जाएंगे। नेक्स्ट है छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि। छोटे छोटे परिवर्तनों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन या विवाद क्रांति का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण का भय उत्पन्न करना। शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए। इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर उनमें एकता तथा देशभक्ति की भावना का संचार हो सकता है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में लिखा है, जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए। जैसे नागरिक रात्रि को पहरेदार की भांति सचेत और चेतन में रहें और उनका ध्यान कभी विचलित नहीं हो। अब विशेष उपाय जो है वह कहता है कि मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानीपूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के लोगों को देना चाहिए, जिससे वर्गीय संतोष की भावना नहीं हो। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन देना चाहिए। वास्तव में अरस्तु का क्रांतियों का विवेचन इतना सुंदर, प्रामाणिक और विशद है कि इसके संबंध में मैक्सी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। तो ये हमारे विचार थे अरस्तु के, जिन्होंने क्रांति संबंधी विचारों को बताया और कैसे क्रांति हो जाती है, और फिर प्रतिकार के उपाय बताए जो सामान्य और विशेष थे। आशा है आपको विद्यार्थियों को ये सब समझ में आया होगा, और इस संबंध में मैं अपनी वेबसाइट पे भी इन सब्जेक्ट्स को डाल रहा हूँ। कोई भी और समस्या हो तो आप मुझसे इसमें चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।